देखते हैं कि कायरल एंड ए कायरल कंपाउंड में कायरलिटी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले टर्म्स यहाँ लिखा गया है कायरलिटी। समझते हैं कायरलिटी क्या होता है। लिखा गया है ए मॉलिक्यूल और एन ऑब्जेक्ट, ए मॉलिक्यूल और एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ए कायरल। ए कायरल को हम लोग डिसिमेट्रिक भी बोल सकते हैं। इट इज if it is does not possess any element of symmetry। बोला गया if does not possess any element of symmetry and does not superimposable on its mirror image and this property of the molecule, so non superimposable is called chirality। बहुत कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। बोला गया है किसी भी कंपाउंड को हम लोग कायरल या डाइसिमेट्रिक या डिसिमेट्रिक तब बोलेंगे जब उसमें किसी भी तरह की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री ना हो और उसका मिरर इमेज जो हो सुपर इम्पोजिबल ना हो। अब ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सुपर इम्पोजिबल क्या होता है, इस सबको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे आपके पास कोई अल्फ़ाबेट मैं ले लूँ, सपोज दैट मैंने कैपिटल ए एक अल्फ़ाबेट ले लिया। अच्छा, अगर ये कैपिटल ए अल्फ़ाबेट ले लिया, अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊँ तो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। जरा देखिए, अगर ये मिरर है तो इसका मिरर इमेज यही बनेगा। अच्छा, अगर ये मिरर इमेज बनेगा तो जरा देखिए ये मिरर इमेज क्या एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेगा, सुपर इम्पोज कर मतलब ये कैपिटल ए सीधे यहाँ से उठा के इसके ऊपर अगर रख दें तो क्या पूरा का पूरा ओवरलैप कर जाएगा। तो देख पा रहे होंगे ये कैपिटल ए इस ए पे पूरा का पूरा सुपर इम्पोज कर जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोजेबल कंपाउंड को बोलते हैं ए कायरल, ए कायरल और नॉन डिसिमेट्रिक। अच्छा, लेकिन हमें बोला गया है कि इसका मिरर इमेज सुपर इम्पोज ना करे, मतलब ये क्या है, ए कायरल, मतलब कायरल नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ और लेते हैं। सपोज दैट मैंने ये ले लिया पी अल्फ़ाबेट ले लिया। अच्छा, अगर पी अल्फ़ाबेट का मैं मिरर इमेज बनाऊं तो पी अल्फ़ाबेट का मिरर इमेज कुछ इस तरह से आएगा। देखिए इस तरह से आया। अच्छा, अब ये जो पी हम लोगों ने बनाया, अगर इस पी को एज इट इज उठा के इस पे शिफ्ट कर दें, इस पी को सीधे सीधे उठा के इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर दें, तो क्या एक दूसरे को पूरा पूरा ढक लेंगे? अरे नहीं ढकेगा, क्योंकि अगर ये इस पे रखेंगे तो ये वाला पार्ट यहाँ आएगा। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, ओवरलैप एक दूसरे को नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को, इस तरह के कंपाउंड को, इस तरह के ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? कायरल, कायरल बोलते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, कायरल बोलेंगे। अच्छा, कायरल बोलेंगे इसीलिए हम लोग क्योंकि इसको हम बोल रहे हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ध्यान दीजिएगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हैं? डिसिमेट्रिक। बात एक ही है, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये है। अच्छा, और अगर मैं एक एग्जांपल यहीं पे ले लूं, सपोज दैट मैं कुछ एम ले लेता हूं। चलिए, कैपिटल एम अल्फ़ाबेट ले लेता हूं। अच्छा, कैपिटल एम अल्फ़ाबेट ले लूं, अगर मैं फिर इसका मिरर इमेज ले लूं आपके सामने, तो क्या ठीक ऐसे ही आएगा? अच्छा, अगर ठीक ऐसे एम आया, आप इस एम को मैं इसके ऊपर ओवरलैप करूं तो क्या पूरा का पूरा सुपर इम्पोज कर जाएगा? ये एम सीधे से सीधे इसके ऊपर अगर रखें तो पूरा का पूरा ओवरलैप कर जाएगा। तो देख पा रहे हो कर जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल। इसे बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल। अच्छा, नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब ए कायरल। ठीक है।
तो इस तरह से हमें किसी भी कंपाउंड में किसी भी मॉलिक्यूल को हमें देखना होगा कि जो उसका मिरर इमेज है वो एक दूसरे के ऊपर पूरी तरीके से ओवरलैप कर रहा है या नहीं। अगर वो कर रहा है तो वो मॉलिक्यूल, वो कंपाउंड क्या होगा, एकायरल। अगर नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा, कायरल। ठीक है, देख लीजिए इसको, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। कुछ इस तरह से कैपिटल आर का मिरर इमेज आएगा। अच्छा, इस कैपिटल आर का जो मिरर इमेज हमने बनाया, ये जरा देखिए क्या एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेगा। इस आर को उठा के इसके ऊपर शिफ्ट कीजिए, इस आर को जैसे है ऐसे उठाया और इसके ऊपर रखिए, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल। अच्छा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज को तो हम लोग ये बोल रहे हैं क्या, कायरल। ठीक है, तो ये क्या होगा, कायरल। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है आप देख सकते हैं जिसका मिरर इमेज हम बनाएं, वो क्या हो, अगर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाए वो मिरर इमेज, तो वो क्या होंगे, एक कायरल। अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा तो वो क्या होगा, कायरल। अच्छा, जैसे कि अब मैं बात करूं अपने, आप इस हैंड को देखिए, अच्छा ये है, अच्छा इसका मिरर इमेज अगर मैं देखूं तो दूसरा वाला हाथ है। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि ये बीच में कोई मिरर रखा हुआ है तो मैं ऐसे रख रहा हूं, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर है, क्योंकि ये और ये एक दूसरे के साथ, ये और ये और ये। अच्छा, ये जो हाथ दोनों एक दूसरे के आप अपने मिरर इमेज की तरह देख रहे होंगे। अगर मैं बोलूं कि इन दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कराइए, तो आप क्या करेंगे, ऐसे ला के रखेंगे इसके ऊपर। अगर आप देखेंगे तो आप लग रहा होगा कि ये 4 उंगलियां सुपर इम्पोज करेंगे, लेकिन ये दोनों सुपर इम्पोज नहीं कर रहे। मतलब ये जो हैंड है एक दूसरे के ऊपर जो है सुपर इम्पोज नहीं कर रहा। अच्छा, अगर सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, क्या है, कायरल है। तो अब हम लोग ये देख सकते हैं कि कायरल और कायरल का मतलब यही है कि अगर मिरर इमेज समझ में आया, अगर उसका मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया, तो वो हम बता पाएंगे कि ये क्या है, कायरल या एकायरल। में एक और टर्म्स आया था, नॉन सुपर इम्पोजेबल तो था ही था, तो उसमें एक टर्म्स और आया था, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, डज नॉट कंटेन, डज नॉट पजेस एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है, इसको समझते हैं। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला बोला गया है प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री, तीसरा है एनफोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ध्यान दीजिएगा, 3 तरह के सिमेट्री हमें पढ़ने को यहाँ मिलेगा, जिसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं। कौन कौन से, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। एनफोल्ड अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये जनरली बहुत ज़्यादा नहीं देखा जाता, ज़्यादा ही पूछा नहीं जाता। अब अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के आप देखेंगे, चाहे वो जेई के हों चाहे वो नीट के हों, तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कभी पूछा गया हो। आईटी में मुझे लगता है केवल एक बार पूछा गया, आई थिंक 2010 में, जहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री का जिक्र हुआ है। और अभी तक 40-42 सालों के पेपर में आप पूरा उठा के देखिए, लास्ट 42 ईयर्स में कभी नहीं पूछा गया। लेकिन ये दो बहुत ही तेजी से पूछे गए, उसे फ्रिक्वेंटली पूछ लिया जाता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री जो है में पार्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, दोनों रैंडम आ जाते हैं क्वेश्चन में, तो आपको इसे ध्यान रखना पड़ेगा। अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, एक एक करके हम लोग सबके डिस्कस करते हैं, समझते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है। बोला गया है इफ एन ऑब्जेक्ट इज सुपर इम्पोजेबल, ध्यान दीजिएगा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, इट कैन नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इट कैन नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब ये पीपीएल को रोटेट नहीं कर पा रहा, एंड हेंस ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये बात आप ये ऑब्वियस कि अपने आप सही हो जाएगी, अगर कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं कर रहा होगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी कट टू इक्वल हाफ सो दैट हाफ ऑफ इट्स बिकम मिरर इमेज ऑफ अदर हाफ, इट हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री। बोला गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सुपर इम्पोजेबल है उसके मिरर इमेज का, वही बात है सुपर, और बोला गया है कैन नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इफ द ऑब्जेक्ट कैन कट एग्जैक्टली 2 पार्ट,
यहां से आप जरा देखिएगा तो आपको ज्यादा मीनिंग समझ में आएगी। If an object can cut exactly two equal half so that half of its become mirror image of each other, कोई ऑब्जेक्ट अगर हाफ पार्ट में इक्वली कट किया जा सके और जो पार्ट कट करें एक दूसरे से वो आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज है, अगर ऐसा होता है तो वो कंपाउंड, वो ऑब्जेक्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री कंटेन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग समझें, अभी हम लोगों ने देखा था कि क्या कोई अल्फ़ाबेट हम लोगों ने लिया था, सपोज दैट ए को ही हम लोग फिर से लेके आए। अच्छा, ए को देखें तो बोला गया है ये सुपर इम्पोज कर जाएगा इसका मिरर इमेज, सुपर इम्पोज कर जाएगा। अगर इस ए को इसके ऊपर रखें तो ये सुपर इम्पोज कर जाएगा, तो बोला गया ऑब्जेक्ट सुपर इम्पोज ऑफ मिरर इमेज। अच्छा, ये वाली लाइन कट एग्जैक्टली टू इक्वल पार्ट, जरा देखिए क्या ए को क्या दो इक्वल पार्ट में कहीं से काटा जा सकता है? तो अगर आप देखें तो इस ए को यहां से दो इक्वल पार्ट में कट किया जा सकता, दो इक्वल पार्ट में इसको यहां से कट किया जा सकता है। अच्छा, जो यहां से कट किया जाएगा, जितना पार्ट इधर आएगा उतना ही पार्ट एग्जैक्टली उधर जाएगा, मतलब हाफ ऑफ द पार्ट इधर आएगा और हाफ ऑफ द पार्ट इधर जाएगा। ओके। अच्छा, जो हाफ ऑफ डिवाइड हो रहे हैं अगर उसको देखें तो इसके ऊपर अगर पलट दें इसको तो वो एक दूसरे के ऊपर पूरी की तरह से ओवरलैप कर जाएंगे, पूरी की तरह फोल्ड कर जाएंगे। तो वही बोला गया है कट एग्जैक्टली टू इक्वल हाफ द पार्ट एंड इट्स बिकम मिरर इमेज। जो कट किया जाए जितना इधर आए उसी का एग्जैक्टली मिरर इमेज उधर हो। बात समझ रहे हैं? मतलब जो पार्ट कट किया जाए उसी का मिरर इमेज उधर हाफ वाला पार्ट आए। तो आप यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको कि ये ए कायरल है। ए कायरल का मतलब क्या? क्योंकि ये सुपर इम्पोजिबल है, सुपर इम्पोजिबल है ए कायरल, और ये सुपर इम्पोजिबल। और अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, जैसे वही पुराना एग्जाम्पल ही लेते हैं, कैपिटल पी। पी के बारे में जरा आप बात करिए, पी के बारे में जरा सोच के बताइए, क्या पी एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेगा? तो सुपर इम्पोज ही नहीं कर रहा। अच्छा, सुपर इम्पोज नहीं कर रहा तो हमें ये तो बात समझ में आ रहा है कि हम जान रहे हैं कि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। व्हाट अबाउट सिमेट्री? सिमेट्री के बारे में क्या कहेंगे? क्या कहीं से इसको कट कर सकते हैं, कहीं से इसको कट कर सकते हैं, किसी भी एक्सिस से आप इसे कट कर सकते हैं क्या कि जिससे ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए? तो मैं बोलूँगा नहीं, आप इसको कहीं से नहीं कट कर सकते। चाहे आप हॉरिजॉन्टली देखें, सॉरी चाहे वर्टिकली देखें, चाहे हॉरिजॉन्टली देखें, चाहे डायगोनली देखें, कहीं किसी भी एक्सिस से इसे आप कट करके इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, तो इसमें किस प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती। आई होप बात समझ में आ रही होगी। और अगर एग्जाम्पल लें, मैं पुराने ही एग्जाम्पल पिक कर रहा हूं जिससे आपको मिरर इमेज तो पहले से पता ही है, आपको केवल सिमेट्रिसिटी का आइडिया हो जाए। जैसे आप फिर से मैं M को ही लाया हूं। M में क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये सुपर इम्पोजिबल है, ये सुपर इम्पोजिबल है। अच्छा, अगर ये सुपर इम्पोजिबल है तो हमें बात समझ में आ रहा है ये ए कायरल है। ध्यान दीजिएगा, सब आपस में कनेक्टेड है और इसे क्वेश्चन में हेल्प मिलेगा आपको। व्हाट अबाउट सिमेट्री? हम प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं। जरा इसको देख के बताइए, किसी भी तरह की सिमेट्री इसमें आ रही है? चाहे जहां से आप इसको कट कर रहे हैं तो आप कई लोगों ने तुरंत इसको देख लिया होगा कि सर आपको इसी बीच से अगर इसे आप कट कर दें तो दो हाफ ऑफ द पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और वो दो अलग अलग पार्ट में जो डिवाइड होगा वो जितना ही इधर होगा उतना ही दूसरी तरफ होगा। मतलब दो इक्वल पार्ट में इसे आप डिवाइड कर पा रहे हैं, और दो इक्वल पार्ट में अगर मॉलिक्यूल या किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग कट कर पा रहे हैं एग्जैक्टली, और वो कटिंग जो हाफ ऑफ द पार्ट है वो एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे? वो मॉलिक्यूल क्या है? एक कायरल है, या उस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है।
ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, वो आपके पास ये इसकी कोई लिमिट नहीं है। सपोज दैट मैंने कोई ओ बना लिया। अच्छा, इस ओ को अगर आप देखें, इसे आप सर्कल मान सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं दूसरा ओ को ऐसे बनाऊं, ठीक है, तो मैं बोलूं कि एक दूसरे सुपर इम्पोज करेंगे, बिल्कुल, तो ये इसके ऊपर पूरे की तरह सुपर इम्पोज कर जाएगा, तो ये सुपर इम्पोजिबल है। कट करने के लिए अब इसमें यार कहीं से कोई कट कर दे, यहाँ से आप कट कर दीजिए तब भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से कट कर दीजिए तब भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कहीं किसी की तरफ से आप कट कर दें तो ये डिवाइड हो जाएगा, और ये हमें बात पता, ये सुपर इम्पोजिबल है, सुपर इम्पोजिबल है, और इसे क्या बोल सकते हैं, अकायरल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी, किसी मॉलिक्यूल में या किसी ऑब्जेक्ट में हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करते हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स हम लिए हैं, उसको में हम चेक करना चाहते हैं कुछ एग्जांपल्स में कि हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री देख पा रहे नहीं। जैसे ये एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम जानते हैं, इसका नाम होता है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। ठीक है, पहले भी हम जानते हैं। अब इस हम टार्टरिक एसिड में हम चेक करना चाहते हैं क्या इसमें सिमेट्री है कि नहीं। कौन सी सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें बहुत ज़्यादा बिना मेहनत किए हुए हम इसमें ये बात हम जान सकते हैं कि इसमें इस तरह से आपको सिमेट्री नज़र आ रही होगी। इसके अबाउट अगर आप कट कर दें तो ये आराम से, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ध्यान दीजिएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री को POS से लिखेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री को POS से लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, पूरा का पूरा नहीं लिखना जो होता है। तो अब इस यहाँ से अगर इस मॉलिक्यूल को कट किया जाए तो हाफ ऑफ द पार्ट में ऊपर नीचे डिवाइड हो गया, और जितना ही पार्ट ऊपर एग्जैक्टली उतना ही पार्ट नीचे है। तो ये जो टार्टरिक एसिड है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी POS एग्जिस्ट करता है। जरा उस वाले मॉलिक्यूल में आप देख के बताइए, उस वाले मॉलिक्यूल में अगर आप देख के बता पा रहे हो तो अगर आप देखें तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको नजर आएगी। कहाँ से नजर आ रही है, अगर मैं थोड़ा सा इस तरफ दिखाऊं, जरा देखिएगा, इस डायगोनल से अगर आप इसको कट कर दें, यहाँ से आप इसको कट कर दें, तो ये वाला पार्ट जो अभी हम लोगों ने देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा दो पार्ट में डिवाइड है, जितना ही उधर है उतना ही इधर है। अगर आप इसको फोल्ड करेंगे, यहाँ से पकड़ के इसको फोल्ड करेंगे इसके ऊपर, तो ये CH3 इसके ऊपर चला जाएगा, ये CH2 इसके ऊपर चला जाएगा, मतलब पूरा का पूरा यहाँ पे भी आपको सिमेट्री नजर आएगी। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि भैया यहाँ पे भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे भी एग्जिस्ट है, POS यहाँ पे भी एग्जिस्ट है। जरा इसको देखिए, क्या इस पे भी कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? कहाँ से कट करें, यहाँ से कट करें, यहाँ से कट करें। तो किसी ने कहा सर आप इस तरह से कट कीजिए, मतलब यहाँ से आपको इसको प्लेन में ले लीजिए, इसको प्लेन में ले लीजिए, और इस प्लेन में लेके इसको कट कर दीजिए, तो जितना ही पार्ट इधर जाएगा उतना ही पार्ट इधर जाएगा। तो इस केस में देखिएगा, हाइड्रोजन, उस पे दोनों हाइड्रोजन को हमने प्लेन में रखा और इस प्लेन से हम लोगों ने कट किया, तो ये और ये दोनों के दोनों क्या हो गए, ये दोनों आपस में इक्वली कट हो गए। तो इसे, इसको हमने हाइड्रोजन को एक प्लेन में लेके कट किया, तो हमें समझ में आया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे दिख रही है। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, डायगोनली प्लेन ऑफ सिमेट्री। डायगोनल POS समझ में आ रहा? जरा उसको देखिए, क्या इसको कहीं से कट करने की जरूरत है, इधर से डायगोनल से? नहीं। आप अगर इसको देखें तो आप सीधे इसको वर्टिकली कट कर देंगे, तो इसमें आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, क्योंकि इधर इतना पार्ट उधर ही उतना पार्ट। तो आप समझ पा रहे होंगे, तो इसमें वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल POS, ठीक है, वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो आई होप कि प्लेन ऑफ सिमेट्री की बातें काफी हद तक आपको क्लियर हो रही होंगी कि कैसे किसी ऑब्जेक्ट को या किसी मॉलिक्यूल को कैसे हाफ ऑफ द पार्ट में उसे कट करना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई मॉलिक्यूल हाफ ऑफ द पार्ट में इक्वली कट हो जाए किसी भी एक्सिस से, तो हम वो मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, वो मॉलिक्यूल क्या होगा, अकायरल होगा।
और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है। दूसरे टाइप के एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पे आते हैं जिसे बोला गया सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, नाम में ही सेंटर आया है तो किसी सेंटर को ही हम सिमेट्री से कंक्लूड करेंगे, जिसे बोला गया है इट इज ए पॉइंट इनसाइड ए मॉलिक्यूल from which and traveling equal distance in opposite direction and takes equal time। बोला क्या, इट इज ए पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, कोई पॉइंट है इनसाइड द मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर ही होगा, फ्रॉम which traveling equal distance, इक्वल डिस्टेंस मतलब सेम दूरी ट्रेवल करने पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में सेम समय लगेगा। जैसे ये मॉलिक्यूल हमने एग्जांपल के लिए लिया है, हम इस मॉलिक्यूल में चेक करना चाहते हैं क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। तो अगर ये कोई मॉलिक्यूल है तो इस मॉलिक्यूल के सेंटर में कोई एक पॉइंट होगा, इस मॉलिक्यूल के सेंटर में एक पॉइंट होगा। सपोज दैट ये हमने पॉइंट लिया, इस पॉइंट को जरा आप देखिएगा, इस पॉइंट से हमने अगर इस बी को मिलाया तो ये बी और ये बी दोनों सेम डिस्टेंस पे है, यहां से इतनी दूर जाएंगे तो ये भी मिलेगा, इतनी दूर जाएंगे ये भी मिलेगा। अच्छा, इस ए और इस ए को अगर मैच कराएं तो अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहां से इस पॉइंट से हमने इधर गए, जितनी दूरी ऊपर गए वहां पे ए मिला, उतनी दूर इधर नीचे आए था यहाँ पे भी ए मिला। इस पॉइंट से सेम दूरी पे ये ए है, सेम दूरी पे ये ए। जब सी को अगर आप देखें तो इसी पॉइंट से अगर हम लोग चलना शुरू करते हैं तो जितनी दूर नीचे जाते हैं उतनी दूर ऊपर जाते हैं तो हमें ये सी मिलता है। सिमिलरली इस बी से अगर हम लोग चलना शुरू करें तो इस बी से सेम साइड देखिएगा ध्यान से, इस बी से जितनी दूर हम चलना शुरू करें उतनी ही दूर जाके दूसरा वाला बी हमें मिलेगा, ठीक है। ये बी यहां से अगर हम लोग चलना शुरू कर रहे हैं तो इस बी तक जाने के लिए हमें सेम ट्रेवल की डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसी पॉइंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री ध्यान दीजिएगा, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या पढ़ेंगे, COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री को POS पढ़ते थे, सेंटर ऑफ सिमेट्री को क्या पढ़ेंगे, COS। किसी मॉलिक्यूल के बीच में इनसाइड कोई एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से सेम दूरी पर सेम मॉलिक्यूल मिले, सेम ग्रुप मिले, सेम दूरी पर सेम ग्रुप मिले, उसी पॉइंट को उस मॉलिक्यूल का सेंटर ऑफ सिमेट्री बोला जाता है, ठीक है। जैसे आपके सामने ये एग्जांपल हमने लिया। अब इस तरह के एग्जांपल्स में हम लोगों ने देखा कि कोई भी मॉलिक्यूल आप उसके सेम साइड या अपोजिट साइड में आप ट्रेवल करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई और एग्जांपल लें, सपोज दैट कुछ इस तरह से, जैसे ये आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल में हम देखना चाहते हैं किस तरह की सिमेट्री है। तो अगर आप सिमेट्री देखें तो ये इस तरह से कट कर सकते हैं, इस तरह से कट करेंगे तो ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। कोई इस CS2 किसके ऊपर जाएगा, कोई है ही नहीं। तो इस तरह की सिमेट्री नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह से कट करेंगे तो इसके ऊपर ओवरलैप नहीं, क्योंकि ये CS2 इसके ऊपर नहीं आएगा। तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर आप ऑब्जर्व करें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आसानी से मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि इस CS3 से अगर आप जाएंगे तो उस CS3 तक आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं इसी पॉइंट से। इस नाइट्रोजन से नीचे वाले नाइट्रोजन पे और इस CH2 से इस CH2 तक आराम से आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये पॉइंट यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ये क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये पॉइंट जो है आपका क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, COS जिसे हम बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। किसी मॉलिक्यूल के बीच में इनसाइड कोई ऐसा पॉइंट जिससे ट्रेवल करने पे इक्वल डिस्टेंस पे सेम मिले। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने नाइट्रोजन से नाइट्रोजन जितना ऊपर उतना नीचे, इधर से इस मिथाइल की दूरी जितना है उतना इस मिथाइल की, इस CS2 से जितना इधर जाना पड़े उस CS इतना इधर जाना पड़े। तो ये मॉलिक्यूल का क्या है, सेंटर पॉइंट, जहां से सेम एटम सेम ग्रुप तक इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करने पे मिलेगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का क्या मीनिंग है ये आपको समझ में आया होगा।
कुछ बात और समझते हैं। जैसे एक नोट लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, काफी कुछ इसमें मेंशन कर दिया गया है, देखेंगे। बोला गया इफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेन मोर देन वन कायरल कार्बन, ध्यान दीजिएगा इस बात को। बोला गया कोई कंपाउंड अगर मोर देन वन कायरल कार्बन कंटेन किया है, मोर देन वन कायरल कार्बन, बट आल्सो हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, कायरल कार्बन भी है लेकिन उसके पास कोई एलिमेंट ऑफ सिमेट्री भी है, इट इज सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, मतलब उसका मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल करेगा। कैन नॉट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा। ऑब्वियसली अगर प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इफ द मॉलिक्यूल हैव मोर देन वन कायरल सेंटर बट नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, इट मस्ट बी कायरल। इसमें ये बोला गया है कि अगर किसी मॉलिक्यूल के पास एक से ज्यादा कायरल कार्बन है और उसमें किसी भी तरह की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री भी है, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब वो मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेगा। इसी बात को और थोड़ा बोला गया, अगर एक से ज्यादा कायरल कार्बन है लेकिन उसमें किसी भी तरह की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो वो डेफिनेटली मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल होगा। अगर वो मॉलिक्यूल कायरल होगा तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। एग्जांपल इसमें लिखा गया, जरा देखिएगा। इस मॉलिक्यूल में अगर हम लोग देखें कोई सिमेट्री है, तो अगर आप देखें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि इस पे कहीं से ऐसा कट नहीं करेंगे कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो इसमें अगर आप सेंटर ऑफ सिमेट्री देखें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब एक ऐसा इनसाइड मॉलिक्यूल, एक ऐसा पॉइंट जिसमें आपस में मैच कराएं ग्रुप्स को, एटम्स को इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, तो सेम पॉइंट से पास हो। तो जरा देखिएगा, यहाँ पे अगर आप पॉइंट को मेंशन करें तो यहाँ से नाइट्रोजन नाइट्रोजन को मैच कराएंगे, CO CO को मैच कराएंगे, लेकिन जो ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल और ये मिथाइल, इन दोनों को आपस में मैच कराएंगे तो इस पॉइंट से पास नहीं होगा जो मॉलिक्यूल के इनसाइड है। या हाइड्रोजन हाइड्रोजन को जब आप मैच कराएंगे तो यहां से पास नहीं होगा जो, तो मतलब इस मॉलिक्यूल में ना ही कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है और ना ही कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, अगर इस मॉलिक्यूल में ना ही कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, तो ये मॉलिक्यूल हम क्या बोल पाएंगे, ये भैया क्या मॉलिक्यूल कायरल है? हाँ, ये कायरल है। अगर कायरल है तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। इसका नाम होता है सिस। अरे सिस और ट्रांस हम पढ़ चुके हैं। इस रिंग कार्बन से अगर आप देखें तो इस रिंग कार्बन से मिथाइल मिथाइल सेम साइड है, या हाइड्रोजन हाइड्रोजन देखिए सेम साइड है, जो सिस बोल रहे हैं। सिस डाई मिथाइल डाई कीटो पिपराजीन इसका नाम होता है। अच्छा, इसी के ट्रांसफॉर्म को जरा आप देखें, अगर इसके ट्रांसफॉर्म को देखें तो ट्रांसफॉर्म को आपको देखते ही ये बात समझ पा रहे होंगे कि यहाँ NH NH मैच कर जाएगा, CO CO मैच कर जाएगा, सिमिलरली मिथाइल मिथाइल भी मैच कर जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी मैच कर जाएगा। यानी यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। ध्यान दीजिएगा, इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। ये पॉइंट जो है वो क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो बोला गया है, अच्छा, दो कायरल कार्बन का मतलब तो समझ में आ ही रहा होगा, ये भैया ये दो कार्बन कायरल है, इसमें भी दो कार्बन कायरल है, इसमें भी दो कार्बन कायरल है, क्योंकि इसी डेफिनेशन को हम लोगों ने ध्यान में रखते हुए कंपाउंड बनाया है। दो या दो से ज्यादा, तो दो कायरल कार्बन इसमें भी, दो कायरल कार्बन इसमें भी, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ए कायरल होगा। ए कायरल का दूसरा सेंस क्या है, ऑप्टिकली व्हाट, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल कार्बन है और उसमें किसी भी प्रकार की एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर कोई उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है
तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा, दूसरे सेंस में बोले वो कंपाउंड क्या होगा, कायरल होगा। देखते हैं अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है। मैंने शुरुआत में ही बोला कि ये ज़्यादा फैमिलियर नहीं है, मतलब अगर आप ज़्यादा इसको देखेंगे क्वेश्चन में ज़्यादा यूज़ नहीं होता, फिर भी समझते हैं क्या है अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर कोई कंपाउंड यहाँ पे P आपको दिया गया है, कोई कंपाउंड P दिया गया है, उसको 180 डिग्री रोटेट करते हैं उसके खुद के एक्सिस पे, ओके, तो कोई कंपाउंड Q कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उस कंपाउंड Q का अगर आप मिरर इमेज लें तो R आता है। मिरर इमेज मतलब रिफ्लेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, मतलब इसका रिफ्लेक्शन भी उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे ही लेना है 180 डिग्री रोटेट करके, तो R आए। अगर Q R आए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जो R है वो P के बराबर हो। जो शुरुआत में P है, रोटेशन के बाद जो उसका Q आए वो मिरर इमेज R के बराबर हो। तो अगर ये दोनों सेम आए, P और R सेम आए, तो हम ये बता पाएंगे कि जो मॉलिक्यूल या जो कंपाउंड P है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कंटेन करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है, इस एग्जांपल को देखिए। लेट्स अगर हम लोग कोई मान लें कि अपने तरीके से कि ये कोई कंपाउंड P है, उस P को 180 पे रोटेट करें। 180 का मतलब जरा देखिए, इसको अगर इसी पे रोटेट करें तो F ऊपर आ जाएगा, H नीचे आ जाएगा, Cl नीचे, H ऊपर, मतलब इसी के एक्सिस पे पलट जाए तो ये आपका सपोज दैट Q आ गया। अगर ये Q आ गया, Q का मिरर इमेज का मतलब उसी एक्सिस पे 180 डिग्री का रिफ्लेक्शन, उसी एक्सिस पे 180 डिग्री का रिफ्लेक्शन। तो फिर से फ्लोरीन नीचे, इस तरह से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए फ्लोरीन नीचे आ गए, ऊपर चले आया, Cl ऊपर चला गया, Cl ऊपर चला गया, तो ये Q हुआ, तो अगर तो ये R हो गया, ठीक है। अगर ये R हो गया तो यहाँ मैं R लिख दे रहा हूँ, R हो गया तो Q का रिफ्लेक्शन मिरर इमेज R आया। तो जरा R को और P को अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे P जो है वो R के एग्जैक्टली बराबर है। यहाँ पे P और R एग्जैक्टली सेम है दोनों। अगर आप इसको और इसको आप देख पा रहे हैं तो ये दोनों आपस में सेम है, तो हम ये बता पाएंगे कि जो मॉलिक्यूल P है वो अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री को होल्ड करता है, ठीक है। बस इतना सा ही इसमें देखना होता है, जो कोई मॉलिक्यूल हो उसके खुद के एक्सिस पे 180 डिग्री रोटेट करा लेना होगा और उसी का मिरर इमेज बना देना होगा। मिरर इमेज और शुरुआत का जो प्रोडक्ट है मेन, उसका अगर आपस में रिलेशन सेम आए, आइडेंटिकल आए, तो वो कंपाउंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री को होल्ड करता है या उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है। आगे बढ़ते हैं। बोला गया प्रोजेक्शन फॉर्मूला इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में किसी भी कंपाउंड को किस प्रोजेक्शन फॉर्मूले के साथ ड्रा कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें सबसे पहला है 3D पर्सपेक्टिव फॉर्मूला। अभी तक जितने मॉलिक्यूल हम लोग ड्रा करते थे सब 2D में ड्रा करते थे, अब 3D में। जरा देखिएगा 3D में किसी मॉलिक्यूल को कैसे ड्रा करते हैं। इसे पर्सपेक्टिव फॉर्मूला, आपके 3D पर्सपेक्टिव फॉर्मूला बोल रहे हैं। बोला गया है इन दिस प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इन दिस प्रोजेक्शन फोर bonds of a tetrahedral molecule is shown by two solid line जो एक प्लेन में होगा इन द प्लेन, one solid base above the plane and one dashed base below the plane, ठीक है। बोला गया है किसी भी मॉलिक्यूल में जो 4 टेट्राहेड्रल वैलेंसी होंगी, उस 4 टेट्राहेड्रल वैलेंसी में 2 सॉलिड लाइन होंगी। जरा ध्यान से देखिएगा, ये दोनों जिससे A और B लगा हुआ है, ये दोनों सॉलिड लाइन है। ये बोला गया है सॉलिड लाइन जो है ये एक प्लेन में होगी, मतलब जिसको मैंने सीडेड किया है, डार्क रीजन में सीडेड किया है, ये अगर आपका बोर्ड के प्लेन में है, ये और बी, ए और बी इसी प्लेन में है। और एक देखिए हमने डैश्ड बेस और एक सॉलिड बेस से दिखा। सॉलिड बेस और डैश्ड बेस से आप पहले से फैमिलियर है थोड़ा सा, लेकिन अभी इसका सेंस नहीं जानते थे, उसी को हम समझने वाले हैं। यहाँ पे हम वहां पे देखिए लिखा गया है सॉलिड बेस इन द प्लेन, सॉलिड बेस एबव द प्लेन। ये जो सॉलिड बेस इसे डार्क सीडेड किया गया है एकदम, ये जो है
जिसे सी लगा हुआ है ये एबव द प्लेन, मतलब ये आपकी तरफ होगा, और ये जो डैश्ड बेस है बिलो द प्लेन, ये डी जो है बोर्ड के प्लेन के अंदर होगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अगर ये मॉलिक्यूल है तो ए और बी इसी प्लेन में रहने वाला है। अगर ये ए है तो ये अगर ये ए है तो ये बी है। जरा देखिएगा, ए और बी ये दोनों आपस में सेम प्लेन में रहने वाले हैं। अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आए सी जो बोला गया वो आपकी तरफ है, इसे बाहर की तरफ, और जो डी है वो ठीक इसके पीछे है, ठीक इसके पीछे, मतलब एक इधर और एक पीछे। तो बोला गया है इस तरह से इसको कुछ देखने का पड़ेगा कि दो सॉलिड लाइन है जो बोर्ड की प्लेन में है, एक सॉलिड बेस है जो अबव द प्लेन है, एक डैश बेस है जो बिल्कुल ठीक इसके पीछे बिलो द प्लेन। इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? 3D पर्सपेक्टिव फार्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई मॉलिक्यूल दूसरा लूं, जैसे इस तरह से मैं ले लूं, यहाँ पे मैं बोलूँ CH3 है और यहाँ पे मैं बोल दूं C2H5 है, और यहाँ पे मैं OH ले आऊं और साथ में एक यहाँ पे है जिसको मैं सॉलिड बेस बना रहा हूं, इसको मैं H लिख दे रहा हूं। अब जरा देखिए इस कायरल कार्बन के अबाउट, जो चार वैलेंसी है वो अलग अलग तरीके से, जिसमें CH3 और C2H5 दोनों सेम प्लेन में है, और OH जो है वो बिलो द प्लेन है, H जो है वो अबव द प्लेन है। तो ये जो आप देख रहे हैं 2-ब्यूटेनॉल, जिसको हमने बोल रखा है 2-ब्यूटेनॉल का, ये 3D पर्सपेक्टिव फार्मूला है। 2-ब्यूटेनॉल का 3D पर्सपेक्टिव फार्मूला है, जिसको हम लोग जो चार बॉन्ड है वो अलग अलग, दो बॉन्ड एक प्लेन में है, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। ठीक है, इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं 3D पर्सपेक्टिव फार्मूला। दूसरे प्रोजेक्शन फार्मूला के बारे में बात करते हैं, जिसे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बोल रहे हैं। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला क्या है? बोला गया है इन फिशर फॉर्म द मॉलिक्यूल इज ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ क्रॉस, मतलब जैसे प्लस का साइन बनता ना, उसी तरह के क्रॉस विथ द कायरल कार्बन एटम, कायरल कार्बन के साथ क्रॉस बनेगा, इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन का क्रॉस बनेगा विथ कायरल कार्बन। ऑन वर्टिकल लाइन मेन कार्बन टेक विद द फर्स्ट कार्बन एट द टॉप। बोला गया जो वर्टिकल लाइन होगा, टॉप पे जो है पहला कार्बन होगा प्रिंसिपल चेन का। द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट द बॉन्ड टुवर्ड्स द व्यूअर, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो व्यूअर की तरफ होगा, मतलब अगर आप व्यूअर है तो आपकी तरफ होगा, एंड वर्टिकल लाइन अवे फ्रॉम द व्यूअर। देखते हैं इसको क्या लिखा गया है। सपोज दैट ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड आपके सामने लिखा गया है। ग्लिसरॉल्डिहाइड में ये नंबर 1 कार्बन है, ये 2 है, ये 3 है। अच्छा, नंबर 1 2 3 कार्बन अगर आप दे 3 कार्बन है तो उसमें कायरल कार्बन कौन है? ये नंबर 2 वाला कार्बन आपका कायरल है। तो बोला गया है कि इसको एक क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए हमने एक क्रॉस बना दिया, और जो क्रॉस वाला पॉइंट होगा वो कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, कायरल कार्बन रिप्रेजेंट करेगा, और जो टॉप पे होगा वर्टिकल लाइन के जो टॉप पे होगा वो नंबर 1 कार्बन होगा। तो नंबर 1 कार्बन किसको दिया गया है? CHO को दिया गया है, CHO को दिया गया, ये दे दिया। और टॉप पे ऑब्वियस सी बात है वो 3 नंबर वाला कार्बन CH2OH रहेगा। अच्छा, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे OH और H ऐसे लिख दीजिए। अच्छा, ऐसे लिखिए या फिर इसके साथ कोई दूसरा लिख लीजिए, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। CHO आपने यहाँ लिखा, OH को आप यहाँ कर दीजिए, या H को यहाँ कर दीजिए, और CH2OH को यहाँ कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। अब आपको इस कायरल कार्बन के रिस्पेक्ट में जो ग्रुप्स लगे हुए हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, उन्हें आप लेफ्ट राइट में स्विच कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन टॉप ऑफ द कार्बन सबसे ऊपर, फिर 2, फिर 3, ऐसे करके टॉप टू बॉटम नंबरिंग होगी इसकी।
ये बात ध्यान रखेंगे। मतलब ये टॉप टू बॉटम नंबरिंग किस बेसिस पे, आयु पर एक नंबरिंग है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी नंबर 1 कार्बन को ऊपर देंगे, सबसे बिलो में जो लास्ट कार्बन है। और जितने भी कार्बन कार्बन, अभी तो यहाँ पे एक कार्बन कार्बन है इसलिए एक ही यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर 2 कार्बन कार्बन होंगे तो 2 हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एलानाइन को अगर हम लोग देखें तो एलानाइन का फॉर्मूला क्या होता है, H3CCHNH2। ये एक अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड है। अगर आप इसमें देखें तो इसमें भी आपको 3 कार्बन की चेन नजर आ रही होगी। इसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन पे ड्रा कर दीजिए। टॉप ऑफ पे किस पे रखेंगे, ऑब्वियसली COOH को रखेंगे, और सबसे बॉटम पे CH3 को रखेंगे। और NH2 और H जो क्रॉस का कार्बन कार्बन है, यहाँ पे कार्बन कार्बन ये है आपका, इसलिए इस कार्बन कार्बन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर 1 ये, 2 और ये 3। अब फिर से NH2 जैसे यहाँ पे बनाया गया है। अब इस NH2 और H को किसी तरीके से आप स्विच कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, NH2H COOH और ये CH3। तो इस जो क्रॉस हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को एलानाइन के आप इसमें और इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्रॉस साइन से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन में रिप्रेजेंट करें किसी भी मॉलिक्यूल को, उसी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला। जैसे एक अगला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो इसमें भी कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। कार्बन कार्बन अभी भी यहाँ पे 2 है, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर। अच्छा, इसमें कार्बन कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन कार्बन है। अच्छा, 2 कार्बन कार्बन है तो यहाँ पे हमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। तो जरा देखिएगा, हमने 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया। टॉप पे कौन रहेगा, CHO टॉप पे, बॉटम पे CH3। तो अब ये CH3 हो गया। अब नंबरिंग हमने कर लिया 1 2 3 4 कर लिया। अच्छा, दूसरा वाला कार्बन है तो दूसरे वाला कार्बन यहाँ Cl कर दिया, दूसरा वाला Br है, Br है। तीसरा नंबर Cl है तो ऐसे कर दिया, और H को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अच्छा, एक ऐसे हो सकता, और क्या तरीका इसका हो सकता है, और तरीका ये हो सकता है, एक बार हमने Br यहाँ रहने दिया, Cl यहाँ कर दिया, और CH ऊपर रहा और ये CH3 नीचे रहा। अभी भी ये ऊपर वाले का फिशर फॉर्म ही है। और क्या कर सकते हैं, और कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, दोनों Br और Cl इधर ले आए, ये CHO ऐसे और ये CH3 ऐसे, कुछ इस तरह से। और क्या कर सकते हैं, Br यहाँ, H यहाँ, Cl यहाँ, H यहाँ, CHO और ये CH3, 1 2 3 4। अब अगर आप देखें तो जो ऊपर वाला हम लोगों ने कोई जनरल कंपाउंड ले लिया, इस जनरल कंपाउंड का ये हम लोग 4 तरीके का फिशर प्रोजेक्शन ड्रा कर पा रहे हैं। इसे फिशर फॉर्म बोलते हैं जब हम लोग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन में मॉलिक्यूल को अरेंज करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का जो वर्टिकल लाइन का क्रॉस है वो किस पे है, कायरल कार्बन पे। जब जब कायरल कार्बन होंगे तब तब हमें इस तरह का फिशर प्रोजेक्शन ड्रा कर सकते हैं बड़े आराम से किसी भी मॉलिक्यूल में। ठीक है, ये नया टर्म से इसमें आता है इनएंशियोमर। इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये नाम के साथ क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इनएंशियोमर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर इनएंशियोमर, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो समझते हैं कि इनएंशियोमर्स क्या होता है। लिखा गया दीज आर दोज स्टीरियोआइसोमर व्हिच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, ध्यान दीजिएगा, which are non superimposable mirror image of each other। non superimposable mirror image पे ध्यान दीजिएगा, non superimposable mirror image of each other are called enantiomer। enantiomer वो स्टीरियोआइसोमर्स हैं
वो ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं जिसके मिरर इमेज आपस में सुपर इम्पोज ना करें। जरा देखिएगा, जैसे एग्जांपल में 2-ब्यूटेनॉल लिया गया। 2-ब्यूटेनॉल को अगर देखें, इसमें ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है। अगर हम लोगों ने बीच में मिरर रख दिया है, मिरर इमेज इसका बनाए, तो इसका मिरर इमेज ये आया। अच्छा, ये दोनों अगर आपस में मिरर इमेज है तो क्या ये मिरर इमेज आपस में सुपर इम्पोजिबल भी है? क्या ये आपस में सुपर इम्पोजिबल भी है? अब हम लोगों ने पढ़ लिया है सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या होता है। तो सुपर इम्पोजिबल का मतलब क्या है कि यही मॉलिक्यूल सीधे सीधे ऐसे उठा के लाके इसके ऊपर रख दें और पूरा का पूरा ओवरलैप कर जाए। क्या है, इसका मिरर इमेज सीधा यहाँ से उठा के लाके इसके ऊपर रख दें, पूरा का पूरा सुपर इम्पोज कर जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो हम बोलेंगे ये दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आए, सुपर इम्पोजिबल। जरा देखिए, इसको लाके इसके ऊपर रख दें, क्या मिरर इमेज सुपर इम्पोज करा? नहीं, क्योंकि OH अभी इधर है, इधर आ जाएगा, C2H5 इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है। अच्छा, अगर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं है तो ये दोनों आपस में क्या है, इनएंशियोमर। ध्यान दीजिएगा, ये आपस में क्या है, इनएंशियोमर्स है, इनएंशियोमर्स। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, इनएंशियोमर्स है। दूसरा एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं। सपोज दैट अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल क्या, लैक्टिक एसिड से आप फेमस हैं, लैक्टिक एसिड। अगर आप लैक्टिक एसिड को देखें, लैक्टिक एसिड में एक कायरल कार्बन CH3 और क्या, COOH, इसको हम लोग डैश बेस पे रख दें, और एक OH। ये लैक्टिक एसिड है। अच्छा, इस लैक्टिक एसिड का अगर हम लोग मिरर बनाए तो कुछ इस तरह से, COOH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH और CH3 यहीं पे। ये लैक्टिक एसिड है, और ये लैक्टिक एसिड हम लोगों ने इसका मिरर इमेज भी बना दिया। जरा देखिए, क्या ये मिरर इमेज आपस में सुपर इम्पोजिबल है? क्या ये मिरर इमेज आपस में सुपर इम्पोजिबल है? फिर से अगर आप देख पा रहे होंगे कि इसको इसके ऊपर उठा के अगर आप रखेंगे तो पूरा का पूरा ओवरलैप नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी COOH जो इधर है उठ के इस H पे आ जाएगा, और ये HCOOH पे आ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करेगा। यानी ये मिरर इमेज आपस में नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अच्छा, अगर ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो हमें ये बात समझ में आ रहा है, क्या ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, तो इसका मतलब ये क्या है, ये इनएंशियोमर। ये क्या है, इनएंशियोमर्स। ये बात ध्यान रखेंगे। यानी इनएंशियोमर्स का मतलब क्या है कि आपस में मिरर इमेज सेम ना हो। अच्छा, एक बात बताइए, ये दोनों क्या है आपस में, इनएंशियोमर। अच्छा, एक बात बताइए, इसी फॉर्मेट को जब हम लोग कायरल पढ़ रहे थे कार्बन, तो क्या इसी को अगर एक को हम लोग प्लस फॉर्म बोल रहे थे तो दूसरे को क्या बोल रहे थे, माइनस बोल रहे थे। ऑटोमेटिकली अगर आप इससे माइनस बोलेंगे तो आप इससे क्या बोलेंगे, प्लस। यानी क्या, या तो ये डेक्स्ट्रो होगा, अगर ये डेक्स्ट्रो तो ये लीबो, अगर ये लीबो तो ये डेक्स्ट्रो। सिमिलरली अगर ये भी प्लस आइसोमर है तो ये क्या होगा, माइनस आइसोमर। एक बात हमें और बताइए, जितना ये प्लस होगा क्या उतना ही ये माइनस होगा? मैंने बोला कि जितना ये मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करेगा क्या उतना ही ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा? बिल्कुल सही आप सोच पा रहे होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल सेम है तो ऑप्टिकल रोटेशन जो होता वो सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। जितना ये क्लॉकवाइज तो उसका दूसरा वाला पेयर एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये क्लॉकवाइज तो दूसरा वाला पेयर एंटी क्लॉकवाइज। यानी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन केवल चेंज होगा और बाकी चीजें दोनों में सेम रहेंगी।
ठीक है, तो इसे आप प्लस लैक्टिक एसिड पढ़ सकते हैं, इसे माइनस लैक्टिक एसिड पढ़ सकते हैं। जैसे एक फिशर प्रोजेक्शन हमने बनाया है, इसमें देखिए, इसमें अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें भी 2 कायरल कार्बन है, इसमें 2 कायरल कार्बन है, ठीक है, वही मॉलिक्यूल यही है। तो सबसे पहली बात तो आप ये चेक करके बताइए क्या एक दूसरे के मिरर इमेज है? बिल्कुल, ये OH इधर, ये OH इधर, ये इधर, ये इधर, तो मतलब इसको अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा एक दूसरे के ऊपर मिरर इमेज है, एक दूसरे का क्या है? मिरर इमेज। अच्छा, मिरर इमेज है, लेकिन मिरर इमेज होना ही तो इनेंशियोमर की कंडीशन नहीं है ना। इनेंशियोमर की कंडीशन क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो इस मिरर इमेज को, इसको, इस ऑब्जेक्ट को, इस मॉलिक्यूल को, इसको उठा के इसके ऊपर ओवरलैप कराइए, यहाँ से इसको उठा के इसके ऊपर ओवरलैप कराइए, देखिए एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। अच्छा, अगर सुपर इम्पोज नहीं करेंगे तो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो इट मीन्स दोनों के दोनों क्या है आपस में? इनेंशियोमर, पेयर ऑफ इनेंशियोमर। इसका नाम क्या पढ़ सकते हैं यार? अगर आपको याद हो COOH, CHOS, CHOS, COOH, तो इसे टार्टरिक एसिड पढ़ते थे, इसे पढ़ सकते हैं प्लस टार्टरिक एसिड, प्लस टार्टरिक एसिड। अच्छा, ये प्लस टार्टरिक एसिड है तो ये क्या होगा? ये माइनस टार्टरिक एसिड होगा, माइनस टार्टरिक एसिड होगा। अच्छा, प्लस और माइनस टार्टरिक एसिड आपस में क्या होंगे? ये आपस में क्या होंगे? इनेंशियोमर्स। ये आपस में क्या होंगे? इनेंशियोमर्स। आपस में क्या होंगे? इनेंशियोमर। ठीक है, अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स और लें, सपोज दैट कुछ इस तरह से, ये Cl है, ये Br है, H, ये CH3, सॉरी, ये C2H5, और इसी का अगर हम लोग मिरर इमेज बनाएं, इसी का मिरर इमेज बनाएं, जरा देखिएगा, ये Cl, ये H, ये Br, H, CH3, C2H5। सबसे पहली बात तो ये चेक करना है क्या ये आपस में मिरर इमेज है या नहीं। सबसे पहली बात, जब तक मिरर इमेज नहीं देख पाएंगे तब तक हम सुपर इम्पोजेबल या इनेंशियोमर्स के बारे में कुछ कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। क्या एक दूसरे के मिरर इमेज है? आप देख पा रहे होंगे CH3, ठीक है, Cl, ठीक है, लेकिन ये Br और H, ये Br और H जो है यहाँ पे ये मिरर इमेज नहीं है, ये Br और H जो है मिरर इमेज नहीं है, तो ये आपस में मिरर इमेज नहीं है, नॉट मिरर इमेज। ध्यान दीजिएगा, नॉट मिरर इमेज। अगर ये मिरर इमेज ही नहीं है तो हम लोग सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल की बात नहीं करेंगे, और मिरर इमेज ही नहीं है तो भैया ये इनेंशियोमर नहीं है। ध्यान देना, ये इनेंशियोमर नहीं है, ये इनेंशियोमर नहीं है। सबसे पहली बात आपको मिरर इमेज देखना होगा, और मिरर इमेज क्या देखना होगा? सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, सुपर इम्पोजेबल। जैसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे दूसरा मैंने ये ले लिया, जरा इसको चेक करके बताइए क्या ये दोनों मिरर इमेज हैं? CHO सेम से OH, H, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये दोनों आपस में क्या हैं? ये दोनों आपस में मिरर इमेज है, ये दोनों आपस में मिरर इमेज है। मिरर इमेज है तो मतलब ये क्या है? अब सुपर इम्पोजेबल भी देखना होगा। अगर आप देखेंगे सुपर इम्पोजेबल एक दूसरे के नहीं है तो ये क्या है? इनेंशियोमर, इनेंशियोमर्स है। तो आपको शायद इनेंशियोमर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया होगा। सबसे पहले आपको मिरर इमेज देखना होगा
मिरर इमेज के बाद सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल देखना होगा। अगर सुपर इम्पोजिबल हो जाते हैं एक दूसरे ऊपर तो वो इनहेंसियोमर नहीं है, अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं तो वो इनहेंसियोमर है। ठीक है, इनहेंसियोमर से रिलेटेड कुछ बातें लिखी है। इनहेंसियोमर्स हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इनहेंसियोमर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। मोड ऑफ रोटेशन ऑफ इनहेंसियोमर आर डिफरेंट। मतलब मोड ऑफ रोटेशन का मतलब क्या है, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट पीपीएल के रोटेशन में अलग अलग तरीके से आएगा। जैसे इफ वन इनहेंसियोमर रोटेट्स द लाइट टू राइट एंड अदर बाई एन इक्वल मैग्नीट्यूड टू द लेफ्ट डायरेक्शन। बोल रहा है कि अगर दो आपस में इनहेंसियोमर है तो दोनों के रोटेशन में अलग अलग है। अगर एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा सेम मैग्नीट्यूड का। इसका मतलब क्या समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 क्लोरोब्यूटेन, ये 2 क्लोरोब्यूटेन का हम लोगों ने फिशर फॉर्म ड्रा किया है। अगर ये 2 क्लोरोब्यूटेन है, जरा आप देख पा रहे होंगे, तो एक दूसरे के मिरर इमेज भी है और नॉन सुपर इम्पोजिबल भी है। अच्छा, अगर ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है तो ये आपस में क्या है, इनहेंसियोमर। तो बोला ये क्या है कि अगर ये फॉर्म इफ थीटा कुछ अगर मैं मान लूं +x डिग्री रोटेट कर रहा है ये फॉर्म, तो हम क्या करेंगे, ये दूसरा वाला फॉर्म क्या है, इस वाला फॉर्म सेम एंगल अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अगर ये इनहेंसियोमर प्लस का कुछ x डिग्री रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, जैसे भी हो, जैसे अगर मैं बोल दूं ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान दीजिएगा, इफ थीटा प्लस x डिग्री क्लॉकवाइज सेंस देन अदर मॉलिक्यूल थीटा माइनस x डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान दीजिएगा, दोनों का मोड ऑफ रोटेशन अलग अलग आएगा। अगर एक का क्लॉकवाइज आ रहा है कुछ प्लस x डिग्री तो दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज आएगा -x डिग्री। मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा बट रोटेशन ऑफ एंगल जो होगा, एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा। भाई आई होप बात समझ में आ रही होगी। अगर ये कुछ क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होगा डी फॉर्म में तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा एल फॉर्म में। दोनों डी और एल कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है, कोई भी होगा बिल्कुल ऐसे ही होगा। जैसे मैं बात करूं 2 ब्यूटेनॉल को ही बोल दूं, अगर 2 ब्यूटेनॉल को मैं बोलूं कि एक फॉर्म कुछ ऐसा है और इसका जो दूसरा मिरर इमेज है इस तरह। अब ये दोनों अगर आपस में इनहेंसियोमर है तो मान लूं कि इसका थीटा कुछ अपने तरफ से मैं मान लेता हूं, कुछ भी मान लेता हूं, सपोज दैट +30 डिग्री है, तो इसका थीटा क्या होगा, इसका थीटा क्या होगा, एग्जैक्टली -30 डिग्री होगी। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड अपोजिट आएगा दोनों का। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। मतलब ये दोनों आपस में इनहेंसियोमर है, ये दोनों आपस में इनहेंसियोमर है। अगर एक का रोटेशन क्लॉकवाइज है दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर किसी का कोई एंगल है तो उसी एंगल का वो दूसरा वाला होगा बट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अपोजिट होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने आज के क्लास में एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या क्या होती है, जिसमें हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री समझा, सेंटर ऑफ सिमेट्री समझा और अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री समझा, ये समझा। उसके बाद कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं ये समझा, कायरलिटी कैसे चेक करते हैं, मिरर इमेज क्या होते हैं, सुपर इम्पोजिबल नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या होते हैं, ये हम लोगों ने समझा। और उन्हीं सबको समझते हुए एक नया टर्म्स हम लोगों ने पढ़ा, इनहेंसियोमर। इनहेंसियोमर्स क्या होते हैं, कौन से मॉलिक्यूल इनहेंसियोमर शो करते हैं और इनहेंसियोमर शो करने के लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। कुछ
एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे, उसके बाद आगे की क्लास एक्सटेंड करेंगे। थैंक यू।